नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज हम एक अहम खबर के साथ, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है, जिससे 24 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। ये एशिया का बता दें सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जो 11,200 करोड़ रुपयों के निवेश से बना है। बता दें ये अब बड़े एयरपोर्ट का ये उद्घाटन अब सामने आया है, जिससे अब लोगों को सीधे तौर पर बता दें फायदा होगा। जेवर से विकसित भारत की ये ऊंची गूंज आज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बता दें बहुत सी बातों की चर्चाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये भव्य उद्घाटन किया है, जिससे 24 साल का इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया। बता दें एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसको लेकर लोग काफी दिनों से इंतजार में थे। जब से खबरें लगातार चल रही थी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जेवर के लोग, दुनिया के लोग, देश दुनिया के लोग सभी उत्साहित नजर आए। ये जेवर से विकसित भारत की एक ऊंची उड़ान। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में एक खास तौर पर कहते आए कि आज पूरा विश्व पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण चिंतित है, लेकिन ऐसे में भारत मजबूती से खड़ा हुआ है, लगातार विकास की राह पर है। एशिया का ये बता दें सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो अब आखिरकार तैयार हो गया है। बता दें इससे रोजगार का सृजन होगा। जेवर में ये बड़ा हवाई अड्डा, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उद्घाटन किया है। फिल्म सिटी को अब और बड़ी रफ्तार मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप अपनी सीधे तौर पर इस टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये एयरपोर्ट भविष्य में इतना ज्यादा बड़ा बनेगा कि यहां से हर 2 मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आया, जो कि इसकी क्षमता और महत्व को भी दिखाता है। इस एयरपोर्ट से अब फिल्म सिटी को नई उड़ान मिलेगी, नया विकास मिलेगा और नई रफ्तार मिलने वाली है। साथ ही बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा है। एशिया का यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि जेवर एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथ ही आपको बता दें कि ये उन्होंने साफ तौर पर याद दिलाया कि ये एयरपोर्ट 2003 में इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन वर्षों तक ये फाइलों में दबा रहा। केंद्र और राज्य दोनों पुरानी सरकारों ने इस पर काम आगे नहीं बढ़ाया था, जो कि अब भाजपा सरकार लगातार तत्पर है, विकास को नई गति दे रही है और ये जेवर एयरपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बता दें 11,200 करोड़ रुपयों के निवेश से ये एयरपोर्ट बना है। एक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने भी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है।
इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, या जो एयरपोर्ट का ये भव्य उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने खास चर्चा भी इस पर की है, क्या कुछ खास रहा है संबोधन में और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स सामने आए हैं? ऋतिक, उत्तर प्रदेश के जेवर की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी भव्य उद्घाटन किया है, जो कि अपने आप में मील का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि एयरपोर्ट न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बात किया है प्रोजेक्ट की, जैसे कि आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है आज वाले समय में किस तरीके से काम करेगा, तो ये गौतम बुद्ध नगर से सीवर में जो ये एयरपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में पश्चिम यूपी की हम बात करें, हरियाणा की हम बात करें, एनसीआर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उनकी कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। आने वाले 5 से 6 सालों में लगभग एयरपोर्ट पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, क्योंकि जेवर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड वहां पर बहुत ज्यादा था। अब 5 से 6 रनवे का एयरपोर्ट कोई बन रहा है, पूरी तरीके से अभी कंप्लीट उद्घाटन हो चुका है। तो तमाम एयरपोर्ट पे जो अगर हम बात करें आईसीएससी का एयरपोर्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव रहता था, बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर होता था, तो वो कहीं ना कहीं अब हल्का होगा, लोगों के पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत भी ये है, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट पर बार बार चाहे वो दिल्ली के लोग, नोएडा के लोग, बुलंदशहर हो, सिकंदराबाद हो, जो आपकी बैक है वो सारी आईजीआई एयरपोर्ट जाया करती थी, तो कहीं ना कहीं ये एक सेकंड मेजर एयरपोर्ट का काम अब करेगा। जी ऋतिक, बिल्कुल सभी की नजरें लगातार इसी पर टिकी हुई थी। क्या कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में ऋतिक सामने आई हैं खबरें, लगातार चर्चाएं हुई, संबोधन भी ये बड़ा रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स इसमें दिए दर्शकों को जो जानने जरूरी हो? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बार बार हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बार बोल चुके हैं कि देश भर में हम लगभग 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, नए भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। तो इनकी बातों में साफ झलकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक बिल है उसको मंजूरी दे दी गई है, उड़ान बिल के बारे में बात भी कर रहे थे, और देश का हर आम नागरिक, यानी कि अब एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं, कभी जेवर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे, इसकी मांग बहुत दिनों से आ रही थी, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, एयरपोर्ट की डिलीवरी होने में बहुत समय लगा है इससे, क्योंकि बार बार पहले हमने देखा कई बार डिले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये जेवर में एयरपोर्ट बनता है तो उसके आगे वाले जो क्षेत्र, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, सिकंदराबाद हो, वो पूरा एरिया जो है उसके लिए एक वरदान साबित होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, आईजीआई एयरपोर्ट पर वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आती थी, क्योंकि एक बार वहां पर पैसेंजर्स की जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो पहुंच जाता था। तो अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर कैपेसिटी की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,20,00,000 यात्री जो है लगभग एक साल में आराम से जा सकते हैं, कनेक्टिविटी को भी सुधारेगा। भीड़ बढ़ाने की भी हम बात करते हैं, जैसे कि लोगों की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए वो सारी चीजें जो है, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने के लिए, लोगों की वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा, अगर वो चाहें तो आईजीआई जा सकते हैं, या फिर कनेक्टिविटी के तौर पर वो जेवर से भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा उद्घाटन आज मोदी की तरफ से करा गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 14 आरोपों की चार्जशीट अब जारी कर दी है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए यह साफ तौर पर कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती आई हैं। उनका काम सिर्फ चुनाव आयोग की, आपको बता दें, उनको गाली देना है। उन्होंने तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। बंगाल में ममता राज में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति लगातार चलती आई है। कोलकाता में भी अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जीत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 वर्षों के काले कारनामों का एक संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की ये कहानी है। चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। तो बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है।
असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के सीट है। टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोष आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेव यार्ड बन चुका है। तो ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन झारखंड के उलीहातू जाएंगे। ये वही जगह है जहां महान आदिवासी नेता, आपको बता दें, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उपराष्ट्रपति यहां बिरसा ओड़ा जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा बहुत ज्यादा अब कड़ी कर दी गई है। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और खास तौर पर उलीहातू और आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है ताकि सुरक्षा में कोई भी कमी ना हो सके। इसके बाद आपको बता दें, उपराष्ट्रपति IIM रांची भी जाएंगे। यहां दोपहर 3 बजे होने वाले 15वें दीक्षांत समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर आपको बता दें, वे 7 होनहार छात्रों को मेडल और डिग्री भी देंगे। इनमें 2024-26 सत्र के अलग अलग कोर्स के टॉपर छात्र शामिल हैं। ये दौरा राज्य के लिए खास माना जा रहा है और सभी की नजरें इस कार्यक्रम पर लगातार टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी जाने वाले हैं। बता दें, उनका यह दौरा 2 दिन का होगा और इसे चुनाव की तैयारी से जोड़कर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, अमित शाह बोडोझार एयरपोर्ट से सीधे कोयना धारा गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव की तैयारी और आगे की योजना पर साफ बात होगी। इसके बाद वे शाम 4:15 पर गुवाहाटी में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। इस रोड शो के जरिए वे लोगों से जुड़ने और पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करने वाले हैं। बता दें, शाम करीब 6 बजे वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। यहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अलग अलग टीमों के साथ बैठकर बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीति पर चर्चाएं भी होंगी। ये दौरा असम में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी अब अहम माना जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अब अहम बैठक की है। ये बैठक आपको बता दें ऑनलाइन हुई और करीब 2 घंटे तक चली है। बैठक में मिडिल ईस्ट की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ते खतरे पर चर्चाएं हुई। साथ ही इस रास्ते में दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है, इसलिए इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ तौर पर कहा कि इस हालात में सभी को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी तरह का लॉकडाउन लगाने का कोई भी प्लान नहीं है और कोई भी जरूरत भी नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है, जरूरी सामान की सप्लाई बनाए रखना है और लोगों के हितों की रक्षा करना है। पीएम मोदी ने राज्यों से यह अपील भी कर दी है कि वे जमाखोरी और ज्यादा दाम लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही जरूरी चीजों की सप्लाई मजबूत रखने पर भी उन्होंने अब जोर दिया है। ये बैठक बता दें, देश को हर हालात में तैयार रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, एक बार फिर रामनवमी के जश्न के बीच हिंसा की खबर अब सामने आई है। राज्य के मुर्शिदाबाद और आपको बता दें पुरुलिया जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा और पथराव भी हुआ है। घटना 27 मार्च की शाम की है, जब रैली निकाली जा रही थी और अचानक माहौल बिगड़ गया। बता दें, मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज इलाके में जब रामनवमी की रैली निकाल रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उन पर अचानक पथराव किया गया है। वहीं आपको बता दें, दूसरे पक्ष का यह साफ कहना रहा कि रैली के दौरान कुछ उकसाने वाली बातें कही गई थी, जिससे तनाव और ज्यादा फैल गया। आपको बता दें, देखते ही देखते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी गई है। ठीक ऐसे ही तस्वीर आपको बता दें पुरुलिया के पारा इलाके से भी सामने आई। यहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने के आरोप लगे। हालांकि पुलिस का यह साफ तौर पर कहना रहा कि समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया और अब वहां शांति है। नासिमुद्दीन से। ये दुकान आपकी है? हाँ, मेरे मामा की है। अच्छा, क्या हुआ कल और आप उधर जुलूस गाड़ी हिंदी में पहले हम लोगों को समझने के लिए आप बता दीजिए, फिर बोल दीजिएगा। पहले वो लोग का जुलूस आया था, कुछ गुंडे थे उस दल में घुस, मैंने अंदर घुस के, उसके बाद वो लोग सब मिल के सब दुकानदार को पीटा। दुकानदार के पीटने के बाद जो भी माल था सब लोगों का सब लूट के ले गया। यहाँ पर जो सीसी कैमरा था वो भी तोड़ दिया है। वो जो कैश था, कैश भी लूट के लेके चला गया है। आज ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध का 29वां दिन है और अब हूती विद्रोही भी आपको बता दें इसमें शामिल हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब आपको बता दें 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी शहर बेशर्बा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना के मुताबिक मिसाइल लॉन्च का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और खतरे को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। बट मौजूदा जंग के दौरान यमन से इजराइल पर यह पहला हमला माना जा रहा है। हूती ने इससे पहले गाजा जंग शुरू होने के बाद नवंबर 2023 में इजराइल और समुद्री जहाजों पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी उन पर जवाबी हमले किए थे। हालांकि अक्टूबर 2025 में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर होने के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने आपको बता दें इजराइल पर हमले रोक दिए थे। वहीं यूएई में इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 5 भारतीय नागरिक भी घायल हुए थे। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। चलिए बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें मिडिल ईस्ट में जारी जंग और हॉर्मूज स्ट्रेट पर बढ़ते खतरों के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत सामने आई है। पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आने वाले 2 और व्यापारी जहाज इस अहम समुद्री मार्ग को पार कर रहे हैं और जल्द ही भारत पहुंचने की पूरी उम्मीदें हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हालात को देखते हुए बता दें लगातार निगरानी कर रही है नौसेना। ऐसे समय में जब ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण इस रूट पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित है, ये घटनाक्रम भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इन जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना अब पूरी तरह से सतर्क है। बता दें फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर इन जहाजों को सुरक्षा और सहायता देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नौसेना की तैयारियां पूरी है। हालात को देखते हुए बता दें नौसेना लगातार निगरानी भी कर रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटा जा सके। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां फारस की खाड़ी में तैनात भारत के युद्धपोत हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, नौसेना ने ऐसी जिम्मेदारी ली है, पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। जंग के बीच बता दें जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई और मुंह से गुजर रहे हैं तेल के 2 और जहाज, जिनकी आने की उम्मीद अब पूरी है। भारतीय नौसेना पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। हालात को देखते हुए बता दें लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में उससे तुरंत निपटा जा सके।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। बता दें 27 मार्च को बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई सेंसेक्स आपको बता दें 1690 अंक गिराकर आपको बता दें 70,000 पर अब बंद हो गया है। वहीं निफ्टी 50 में से 686 अंक यानी करीब 2% की गिरावट रही है और ये 22,819 पर अब बंद हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें निफ्टी बैंक भी 1,433 अंक गिरकर 52,274 पर क्लोज हो गया है। बाजार में गिरावट मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से आई। खासतौर पर आपको बता दें ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 10 दिनों तक ईरान के तेल ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। साथ ही हॉर्मोज को खोलने की समय सीमा भी 6 अप्रैल तक अब बढ़ा दी गई है। फिर भी आपको बता दें निवेशकों में डर लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है। बता दें बीएसई सेंसेक्स अब 1690 अंक टूटा है। बैंक शेयरों में अब भारी नुकसान सामने आया है। निवेशक लगातार अब डरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में बिकवाली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये शेयर बाजार में बड़ी गिरावट अब दर्ज की गई है। लगातार युद्ध हो रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 1690 अंक टूटा है। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि अगले 10 दिनों तक ईरान के तेल ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। साथ ही हॉर्मोज को खोलने की समय सीमा भी 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपको बता दें अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएससी ने करीब 2.38 लाख करोड़ रुपयों के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बता दें इन फैसलों का मकसद सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की ताकत बढ़ाना है। खासतौर पर देश की हवाई सुरक्षा, निगरानी और हमले की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। बदलते खतरों को देखते हुए कदम काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें वायु रक्षा और समुद्री मदद को मजबूत करने के लिए भी 858 करोड़ रुपयों का एक अलग सौदा भी कर लिया गया है। इससे देश की सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि इन फैसलों से सेना की तैयारी और तेज होगी और किसी भी खतरे का सामना करने की क्षमता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह फैसला देश की सुरक्षा को एक नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम अब माना जा रहा है। बता दें इससे तीनों सेनाओं को फायदा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही है, बल्कि ये अब मैसेज और सोच की लड़ाई भी बनती जा रही है। इस बीच आपको बता दें ईरान ने एक अलग तरीका अपना लिया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कुछ मिसाइलों पर थैंक यू लिखकर उन्हें इजराइल की तरफ भेजा है। बता दें ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी द्वारा जारी वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि इन मिसाइलों पर कई देशों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें भारत, जर्मनी, पाकिस्तान और स्पेन जैसे देश शामिल भी हैं। इन देशों को थैंक यू इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इस मामले में खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया है या उनसे दूरी बनाए रखी है। ईरान इस कदम के जरिए दिखाना चाहता है कि वह दुनिया में अकेला नहीं है और कुछ देश उसके साथ या कम से कम विरोध में तो नहीं है। इससे यह भी साफ है कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोच और संदेश के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बता दें क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे आप आईपीएल भी कहते हैं, उसके 19वें सीजन की शुरुआत आज से हो रही है। अगले 2 महीनों तक फैंस को फटाफट क्रिकेट का मजा मिलने वाला है। इस सीजन में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और आपको बता दें कुल 74 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला आपको बता दें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा।
पिछले साल आपको बता दें आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न में 11 लोगों की जान भी चली गई थी। इसी वजह से बीसीसीआई ने इस बार ओपनिंग सेरेमनी नहीं करने का ये बड़ा फैसला भी लिया है। मैच से पहले उन 11 लोगों को याद किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम में एक खास पट्टिका भी लगाई जाएगी और 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी। मैच शुरू होने से पहले 1 मिनट का मौन भी रखा जाएगा ताकि सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। तो आज से आईपीएल की शुरुआत है, जहां पर उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी दी जाएगी जिनकी आरसीबी की मैच के दौरान बता दें जो बड़ी जीत हुई थी, उसके बाद जो मौत की घटनाएं सामने आई, 11 लोग मारे गए थे, उनके लिए शोक भी जताया जाएगा। इसीलिए ओपनिंग सेरेमनी के बगैर ही आज शुरुआत होगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। बता दें रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कलेक्शन से लेकर वीकेंड के अलावा आपको बता दें वीक डेज में भी सिनेमा घरों में हाउसफुल शोज हो रहे हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दूसरे हफ्ते में अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। साथ ही आपको बता दें फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार 102.55 करोड़ की ओपनिंग भी ली। वही दूसरे दिन इसका कलेक्शन 80.72 करोड़ और तीसरे और चौथे दिन भी 113 करोड़ और 114.85 करोड़ रुपए रहा है। इस तरह फिल्म ने बता दें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता 624.47 करोड़ रुपयों के साथ खत्म किया। वहीं दुनिया भर में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने आपको बता दें ग्लोबली अभी तक 1128.99 करोड़ रुपयों का बिजनेस भी कर लिया है। वही वीकेंड होने की वजह से यह आंकड़ा अभी और ज्यादा ऊपर जाएगा। बता दें 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज हुई थी, जिसके बाद लगातार फैंस को यह फिल्म पसंद आई। देश दुनिया में लगातार रिकॉर्ड्स टूटे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।